आयोटा आर साइन थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ हमने इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या पढ़ ली थी? एक तो हमारे पास होता है मॉडुलस, मॉडुलस जिसको हम मोड z बोल देते हैं, मॉडुलस जिसको हम r बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, अगर a प्लस आइटा b है, इफ z इज a प्लस आइटा b, तो आप उसको पोलर फॉर्म में इस टाइप से लिखते हो, तो मोड z हो जाता है r इज a स्क्वायर, r हो जाता है बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, जो आपकी टर्म होती है। देखो जेड इज आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर जेड ए प्लस आयोटा बी होगा तो ये आर की वैल्यू आर कोस थीटा बनेगा ए के बराबर, आर साइन थीटा बनेगा बी के बराबर। तो जब ये कंपेयर होंगे तो जेड बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र रूट। ठीक है, ये तो हमारे पास होता है मॉडुलस। फिर हमने पढ़ा था एक एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कह लो या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कह लो। इसका मतलब होता है कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? थीटा से डिनोट करते हो आप, जिसको आप बोलते हो टेन थीटा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम बी बाय ए कह लें। ठीक है, देखो बेटा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू इफ z इज a प्लस आयोटा b एंड z इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z किसके बराबर होगा बेटे? r cos थीटा। और दूसरा z a प्लस आयोटा b हो गया इसके बराबर, तो रियल से रियल लें तो r cos थीटा a होता है और r साइन थीटा b। स्क्वेयरिंग एडिंग करें तो r बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर, जिसको आप फॉर्मूला वाइज कहो तो ये भी कह सकते हो रियल जेड का स्क्वायर इमेजनरी जेड का स्क्वायर स्क्वायर रूट, हम ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट जो होती है वो इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होती है। ये बातें हमने कल पढ़ ली थी, बट इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा हैज इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, बहुत सारी बनेंगी। differing by multiples of 2 pi. The unique value of theta such that theta between minus pi to pi is called principal value of amplitude. या हम इसको ये भी कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो वैसे तो थीटा 2 पाई के मल्टीपल्स में बहुत सारी वैल्यू देता रहेगा कहीं पर भी, बट सिर्फ जो वैल्यू माइनस पाई और पाई, ये आपके पास जीरो होता है एंगल, ये आपके पास पाई होता है। ठीक है, अगर माइनस पाई लूँ तो ये वाला आ जाएगा और पाई लूँ तो 0 टू पाई। बात लिखने का तरीका चेंज हो गया, पहले हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि 2 पाई में चारों तरफ घूम जाओ। अब क्या होगा, या तो 0 टू पाई घूमोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या 0 टू माइनस पाई घूमोगे। तो ये कह रहा है इस रेंज में जो होते हैं वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होते हैं। मतलब हम 2 पाई 3 पाई नहीं ले सकते, हमें क्या लिखना है, या तो 0 टू पाई या 0 टू माइनस पाई। मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दो ही तरीकों से घूम सकते हो। नंबर 2 है नोट के अंदर ही एम्पलीट्यूड ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज 0। अगर कोई नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई रियल नंबर है तो वो रियल नंबर लाइन पर होगा,
रियल नंबर लाइन पर है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, जीरो। तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रियल नंबर का हमेशा जीरो होता है। एक दूसरी बात और भी है, जो नंबर, इफ नंबर इज पॉजिटिव रियल, देन रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो टेंजेंट थीटा में क्या आएगा, जीरो बाय रियल पार्ट, कुछ भी आए आंसर इज जीरो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रियल नंबर का हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी। पॉजिटिव भी ले लिया और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी इस एक्सिस पर होगा, वाई वाली पर, ठीक है, प्लस का आयोटा। तो वो हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इट इज ऑलवेज पाई बाई टू। एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी इज पाई बाई टू। नेगेटिव नहीं लिया मैंने, पॉजिटिव लिया। और अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी इज माइनस पाई बाई टू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगी, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई एंड 0 टू माइनस पाई। तो हम कहते हैं कि या तो 0 से पाई हो, अभी बताया आपको, या 0 से माइनस पाई हो, तभी हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अदरवाइज हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बोलते। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही घूमता है। इसके साइन कैसे चेक करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का रूल टू फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का क्या रूल है। जब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि आपके पास जो है मेन जो आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का क्वाड्रेंट कैसे ढूंढोगे, देखो, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयटा b is complex number with principal argument theta, then आपको क्या चीज चेक करनी है, देखो, अगर आपका a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो थीटा किसके भी मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो नेचुरल है 0 से 90। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 90 इफ रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजनरी भी पॉजिटिव है। सेकंड में अब रियल तो नेगेटिव हो जाए, इस क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव, तो थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 90 टू 180। If A is negative and B is positive, theta belongs to 90 to pi. Next, theta belongs to, अब आएगा 0 to minus 90 जब आप इधर आओगे, मतलब A इज पॉजिटिव हो और B नेगेटिव। आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है, तो थीटा 0 से माइनस 90 आ जाएगा। और थीटा बिलोंग्स टू माइनस 90 टू माइनस पाई। अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस 90 टू माइनस फाइव। इफ ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव। नेक्स्ट, अब ऐसा भी तो होगा कभी आपको जेड ग्रेटर मिले, थर्ड नोट देखो, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज, अब मान लो पाई से बड़ा हो गया, मतलब 180 की बजाय 150 आ गया, 180 के बजाय 210 220 ऐसा आर्ग्यूमेंट आ गया, तब क्या करेंगे, देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको ढूंढना है। देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड कैन बी obtained by subtracting 2 pi from it
फिर हम उसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला आ जाए, जरूरी नहीं है ए बी हो। मान लो मैंने कहा इफ जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब टेंजेंट थीटा वाई बाई एक्स होगा। ये इनवर्स का मतलब होता है कि फंक्शन की पावर 1 बाई टेंजेंट नहीं है। इनवर्स का मतलब होता है टेंजेंट रेज टू पावर जब -1 होती है, उसका मतलब होता है कि tan इनवर्स वाई बाई एक्स लिया हुआ है, फंक्शन इनवर्स हो गया उधर जाकर, ठीक है। अब आपके पास आएंगे कोई भी सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कहते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अगर करना चाहें। कि पूरे आर्टिकल का मीनिंग बता देती हूँ। कभी भी आपको ज्योमेट्रिकली करना हो, उसका मेथड क्या होता है देखो। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P1, यहाँ एक पॉइंट लिया P2। OP1 है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और OP2 है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। मुझे रिप्रेजेंट करना है Z1 प्लस Z2 को। तो ये कह रहा है कि आप इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। जो ये लाइन है इसके पैरेलल यहाँ लाइन ले लो, जो ये लाइन है इसके पैरेलल यहाँ लाइन। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हम इसको डायगनली मीट करा दें। ये जो डायगनल है हम कह रहे हैं Z1 प्लस Z2 होगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसको मीट कराऊं तो आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, x2 y2। तो ये जो बीच में आएगा D पॉइंट, तो वो तो मिड पॉइंट होगा। D इज मिड पॉइंट पैरेललोग्राम के, इसका वो क्या बनेगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो सेंटर में आ गया। तो कहने का मतलब अगर मुझे m को मिड पॉइंट लेना हो तो मिड पॉइंट है डायगनल इसका, तो पूरा डायगनल क्या होगा? अगर ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से निकाला, तो ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका भी होगा। हम क्या पढ़ते हैं पैरेललोग्राम में, दोनों के मिड पॉइंट्स मीट करते हैं। तो जो डी अगर P1 P2 का मिड पॉइंट है तो D इज मिड पॉइंट ऑफ OQ ऑल्सो। और अगर ये OQ का है तो पूरा OQ वेक्टर क्या होगा? इसका डबल, तो 2 हट जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR, Q के क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2, y1 प्लस y। ये किसको शो करता है? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स is represented by diagonal of parallelogram passing from the common initial point of both complex numbers। जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ये देखो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉमन पॉइंट है, ये डायगोनल नहीं लेना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉमन पॉइंट है उसी से पास होने वाला डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? Z1 प्लस Z2 को। तो कभी भी कोई आपको बोले ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डायगोनल पूरा कर दिया जाए पैरेललोग्राम, तो उसका डायगोनल जो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास करता है, वही हमेशा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। वैसे पूछा नहीं जाता है आपसे, सीधा सम आएगा और वो आपको पता है कि रियल पार्ट में रियल ऐड करना है और इमेजनरी में इमेजनरी। लेकिन ये एक बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बतानी जरूरी थी आपको। नेक्स्ट देखो, फिर आएगी डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या आएगी? हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2। अगर आपको बोला जाए Z2 माइनस Z1, तो ये जो Z1 है, ठीक है, या तो Z2 माइनस Z1 या पूछा जाएगा Z1 माइनस Z2, दोनों बताती हूँ। पहले देखो Z1 माइनस Z2, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसा बना चुकी हूँ। Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 क्या होगा? देखो, जो Z2 है उसको इक्वल एंड अपोजिट ले आओ, जितना वो था उतना ही नीचे ले आओ, फिर इस पैरेललोग्राम को Z2 के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कर दो। इन दोनों का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, वहां से जो डायगोनल आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? Z1 माइनस Z2। समझ आई? Z2 का नेगेटिव कर लो माइनस Z2, जितना वो ऊपर है उतना ही नीचे ले आओ, उसी Z2 के पैरेलल Z1 से एक लाइन ड्रॉ कर लो, और जैसे ये Z1 जा रहा है ऐसे ही Z1 ले लो। जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए तो दोनों के कॉमन पॉइंट से जो आएगा दैट इज Z1 माइनस Z2। फिर Z2 माइनस Z1 भी निकाल सकते हो। ये Z2 है, ये Z1 है, जितना Z1 है उसका नेगेटिव Z1 ले जाओ। ठीक है, Z1 नेगेटिव हो गया, एक्स वाई दोनों नेगेटिव करती है। Z1 नेगेटिव आते ही अब ये जो Z2 है उसके पैरेलल लाइन ले लो, फिर इसको कंप्लीट कर दो। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये कॉमन वर्टेक्स है, ये जो डायगोनल जाएगा दैट इज Z2 माइनस Z1। तो आपकी मर्जी होती है, आप Z1 को अपोजिट करो या Z2 को, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी नॉर्मली करना हो तो हम डिफरेंस ही लेते हैं। यहाँ से अब दो बातें निकलती हैं, जहाँ Z1 प्लस Z2 ले रहे थे, वहां अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट पूछे Z1 प्लस Z2 का थीटा, तो दैट इज θ1 प्लस θ2। अगर आपसे कोई आर्गुमेंट पूछता है Z1 प्लस Z2 का, सॉरी प्रोडक्ट का आएगा ये, इसका नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो हम कंबाइन कर रहे हैं ना, बीच में ले रहे हैं, तो एंगल्स का कंबाइन नहीं होगा। जब हम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तब ये कहता है कि आर्गुमेंट आपका कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अभी अब सिंपल पहले पोलर फॉर्म सीखो। आज मैंने आपको सिर्फ सम और डिफरेंस बताया है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन मिक्स कर जाओगे, उसको कल करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता चल जाए सम कैसे रिप्रेजेंट होता है और डिफरेंस कैसे होता है। देखो, अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस देम और इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे आपको दे दिया माइनस का 2, तो आपको क्या करना है, आप इसको पोलर फॉर्म के बराबर लिख दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओपन करोगे तो r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा माइनस 2 प्लस 0 आएगा। दिस implies r cos थीटा इज माइनस 2, r साइन थीटा इज 0। अब हमें दोनों चीजें निकालनी है। आप r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। वन एंड टू, आर स्क्वेयर इज माइनस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 0, तो आर स्क्वेयर इज 4, आर इज 2। नेगेटिव क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉडुलस लेंथ का काम करती है, तो इट इज नेवर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही लेकर चलोगे। तो R2 आ गया। जब R2 ले लिया तो देयरफॉर मॉडुलस इज 2। अब किसी ने पूछा आर्ग्यूमेंट,
तो cos थीटा is -2, r sin theta is 0, dividing r sin theta by r cos theta is 0 by -2, 0. r से r कट हो गया, टेंजेंट थीटा इज 0, तो थीटा इज 0. ये चीज आएगी या थीटा क्या आएगा, बट इसमें क्या साइन दिया हुआ है, नेगेटिव. अब नेगेटिव दिया हो तो हम क्या लेंगे. अब आपको ये भी चेक करना है, रियल और इमेजनरी दोनों. इसका रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव. इमेजनरी क्या है, पॉजिटिव. क्या मैं ये थीटा ले सकती हूँ, नहीं. क्यों, रियल अगर नेगेटिव हो, इमेजनरी पॉजिटिव हो, तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ तो जीरो आएगा ही नहीं. तो कहाँ आना पड़ेगा, पाई पर, क्योंकि टेंजेंट पाई भी जीरो होता है. थीटा इज 0 और पाई, बट थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज पाई. ये फैसला ध्यान से करना है. देखो आपको डिवाइड करते लगा 0, बट 0 और नेगेटिव है, आपको ये देखना है मेरा आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा, रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. मैंने देखा रियल नेगेटिव है और वो 0 है तो वो पॉजिटिव में काउंट हो जाएगा. तो हमारे पास ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा इज पाई. तो अब आपके पास क्या फॉर्म आएगी, -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई. आप चेक कर लो, ये -2 ही बनेगा. cos 180 -1 तो -2 और sin 180 0. ये यही है -2, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया. हमने इसको r और थीटा की फॉर्म में लिख दिया. ये इसकी पोलर फॉर्म है, इसको पोलर में भी लिख दिया, आर्ग्यूमेंट भी निकाल दिया और मॉडुलस भी. नेक्स्ट पार्ट देखो, 1 माइनस आयोटा. पहले तो आप लिखोगे 1 माइनस आयोटा इज r cos थीटा प्लस आयोटा. आगे cos, पीछे साइन आता है हमेशा. कंपेयरिंग r cos थीटा इज 1, r sin थीटा इज -1, स्क्वेयरिंग एडिंग r स्क्वेयर cos स्क्वेयर प्लस sin स्क्वेयर, 1 प्लस 1 2, तो r इज √2. मॉडुलस तो आया √2. एम्पलीट्यूड क्या आएगा, थीटा, डिवाइडिंग r sin थीटा बाय r cos थीटा, -1/1. देखने में आपको -1 लग रहा है, पहले आप ये देखो टेंजेंट थीटा इज -1, जिसको माइनस टेंजेंट 45 लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ -45. लेकिन आपको ये भी चेक करना है ये लेना है या नहीं लेना, कहीं और एंगल लेना पड़ेगा. देखो यहां पर क्या था, रियल इज पॉजिटिव, इमेजनरी इज नेगेटिव. ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव. ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो. कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -45 आती है. तो ठीक है, थीटा इज -π/4. ठीक है, आपको क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मुझे दिख रहा है. या आप इसको 2π माइनस π/4 करो, ये 7π/4 आएगा. अगर ये 7π/4 आएगा, फिर आपको इसको बदलना ही पड़ेगा, 7π/4 -2π. या तो -2π करो या स्टार्टिंग से ही देख लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए. तो थीटा इज माइनस, तो देयरफॉर 1 माइनस आइटा को लिखेंगे √2 cos ऑफ -45 प्लस आयोटा साइन ऑफ -45. √2 cos ऑफ -45 प्लस आयोटा साइन ऑफ -45 इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म. बस आपको यही ध्यान रखना है, पहले इसका एंगल चेक करना है कि कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर दें. अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिख सकते जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करते. तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको रेशनलाइज कर लेना पहले. ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस 7 आइटा इंटू 4 प्लस आइटा स्क्वेयर प्लस 4 आइटा, डिवाइड बाय a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4 माइनस आइटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर. आइटा स्क्वेयर होती है -1, माइनस माइनस +1,
तो 5 का होल स्क्वायर 25 आ गया नीचे। ऊपर बनेगा 1 + 7 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 है, 3 + 4 आइटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -25 + 25 आइटा बाई 25। ये बन गया -1 +। अब आप इसको लिखोगे पोलर फॉर्म में और अब आगे सॉल्व कर लोगे। नाउ सॉल्व, तो सिंप्लीफाई करने की बात कर पाओगे। तो इस टाइप से आप 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना।